हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये आपकी फर्स्ट क्लास हम कह सकते हैं। ये एचटेट पीआरटी के लिए क्लास रहेगी जो आपका ईवीएस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेगी। ये आपका कंप्लीट 30 मार्क्स का सिलेबस रहने वाला है। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला था कि इसके ईवीएस करा दो, ईवीएस करा दो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ईवीएस करा दी जाए आपको। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ से आपका 30 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर रहने वाला है, कवर होने वाला है। तो आप इन क्लासेस को मिस नहीं कीजिएगा। ये क्लासेस जो है, जितने भी मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगी, सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर देखा था तो उसमें ऐसे मतलब बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं लगा मुझे, इजी ही लेवल था, ईवीएस का बहुत ज्यादा टफ नहीं था। बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाने वाली हूँ। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, पहले हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे एनवायरमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारा का सारा हम इन क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस की क्लास। और हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, आप इन क्लासेस को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ये शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो वहां से आपका जो ये 30 मार्क्स का सिलेबस है ये कंप्लीट रहने वाला है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके कारण क्या है, रीजंस क्या है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कौन सी गैसेस इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके लिए कौन सी मीटिंग्स हुई है। तो ये सारा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स जो है, सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिलेटेड यहाँ मैंने लिख दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग से। शायद बहुत लेंथी टॉपिक है आपका ये ग्लोबल वार्मिंग का। इसके बाद ये ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये भी लिखा है। देख लेते हैं, हमारी जितनी आज की क्लास में हो पाएगा वो हम आज की क्लास में कर लेंगे और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसको लेकर कौन से कन्वेंशन हुए हैं, ये जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी ईवीएस की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ग्लोबल वार्मिंग। हम मतलब हमारी रोजाना की जो जिंदगी है उसमें हम बहुत सारे कारकों को पढ़ते हैं, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, गर्मी का बढ़ना, सी लेवल का बढ़ना। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, आज एनवायरनमेंट जो है वो चेंज क्यों हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अब जो सर्दियां हैं वो भी लेट आने लगी हैं। पहले जो सर्दियां थी वो अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाती थी, अब दिसंबर तक रहती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो मौसम में चेंज है ये किस वजह से हो रहा है। जो ग्लेशियर है वो बहुत जल्दी क्यों पिघल रहे हैं, गर्मी इतनी ज्यादा, टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा हाई क्यों होने लगा है, सी लेवल जो वो क्यों बढ़ने लगा है, इसका क्या रीजन है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इन सभी के पीछे जो है वो एक कारण है। अब हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे होती है, इसका क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव हैं और इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब क्या प्रमाण है इसके। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इसमें जैसे अब यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका रीजन क्या है, आपने देखा है जैसे हमारी अर्थ है, यहाँ पर मैं बताती हूँ, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों ओर क्या है, एक एनवायरनमेंट की एक लेयर है, वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की क्या एक लेयर है। अब वो जो लेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। जैसे हमारे जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब जब बढ़ती है तो ये क्या करती है, यहाँ पर एनवायरमेंट में जाती है और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो ये ऐसा होता है कई बार कि ये एनवायरनमेंट में कंप्लीट नहीं जा पाती और ना जाने की वजह से वापस ही अर्थ पर लौट आती है। तो जब ये वापस से अर्थ पर लौट कर आती है तो इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर अपने आप में इंक्रीज हो रहा है। एक तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करने के साथ साथ जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो हम और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए जा रहे हैं उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, हमारी अर्थ के साथ लगा वायुमंडल का बढ़ता टेम्परेचर और महासागरों के औसत टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है वही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी अर्थ के साथ जो वायुमंडल लगा है उसमें जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीजिंग होना, साथ साथ महासागरों का औसत टेम्परेचर में इंक्रीज होना क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये देखो यहाँ पर मैंने बस यही लिखा है, जैसे ये अर्थ है, इसके साथ साथ सूर्य की गर्मी लंबे समय तक अर्थ पर पड़ती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, इसकी वजह से सीजनल चेंज होते हैं। जब यहाँ पर मैंने लिखा, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं तो गर्मी
यानी कि हीट जो है वो ज्यादा आती है, ज्यादा फील होता है हीट का। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। अभी मैंने आपको जो पॉइंट समझाया है वही यहाँ पर लिखा गया, वही आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर बस मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो लिखे थे। तो वायुमंडल जो है वो गैसों का मिश्रण है। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन H2O है, हाइड्रोजन गैस है, जैसे CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, और ओजोन लेयर है। तो और भी अन्य गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन है, जैसे वायुमंडल में सभी गैसेस का मिश्रण है। तो ये सारी की सारी मिलकर क्या करती हैं, अर्थ से, जैसे सूर्य से अर्थ पर किरणें आ रही हैं, फिर ये क्या होती है, वापस से नहीं जा पाती हैं और ये वापस से लौटकर अर्थ पर आ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर जो है ये ग्रीन हाउस गैस की बढ़ोतरी हो रही है और कुछ कुछ कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे CO2 का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जांपल था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो दो कारण हमने पढ़ लिया है। एक तो जो सूर्य की किरणें हैं वो वापस नहीं लौट पाती हैं, वापस से जाती है और टकराकर फिर से अर्थ पर आ जाती है। इसके साथ साथ दूसरा रीजन मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बताया है कि ये जो है जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये इनमें ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उसके साथ साथ हम उसे बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहां पर बस हम पढ़ लेते हैं, सूर्य की हीट को क्या कहते हैं, अवरक्त। जो सूर्य की हीट होती है वो अवरक्त किरणों को, इंफ्रारेड रेस जो है उनको अवशोषित कर लेती है, इसे वापस अर्थ पर ही परावर्तित कर देती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये सूर्य की किरणें हैं कौन सी किरणों को वापस से अर्थ पर भेज देती है, की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो सूर्य की हीट जो है वो अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है, लेकिन उन्हें वापस अर्थ पर परावर्तित कर देती है। कुछ को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और बाकी को वापस से अर्थ पर भेज देती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यही प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। यहाँ वायुमंडल की लेयर के चारों ओर कुछ गैसेस के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बनता है। ये इसी को हम क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जान लेते हैं। पर यहाँ पर अप्राकृतिक रूप से भी क्या बनाए गए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाया जा रहा है। पहले ना ऐसे होता था, जो ठंडे प्रदेश होते थे वहां पर क्या बनाए जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाए जाते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये नेचुरल प्रोसेस है ग्रीन हाउस गैसेस का। लेकिन बहुत सारे ऐसे ठंडे प्रदेश है जहां पर ऐसे लेयर्स बनाकर क्या किया जाता है, हीट को स्टोर किया जाता है, ताकि वहां पर जो फसलें हैं वो मतलब जो भी फ्रूट्स वगैरह, जो सब्जियां, वेजिटेबल्स है, उनको उगाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ठंडे एरिया में ग्रीन हाउस गैस बनाई जाती है, जिनके चारों ओर कांच की लेयर होती है, जिसमें सूर्य की किरणें अंदर एंटर तो करती हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाती। इससे अंदर हीट बढ़ती है, वहां पेड़ पौधे और ग्रीनरी बनती रहती है। तो ये क्या है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब हाउस है। और जो ऊपर मैंने आपको बताया था, जो हमारी अर्थ के चारों ओर लेयर है और कुछ हीट जो होती है वो वापस नहीं जा पाती और यहीं अर्थ में ही आ जाती है, जिससे गर्मी बढ़ती रहती है। ये क्या है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो यहां तक का समझ में आ गया होगा आपको। जब एनवायरनमेंट में, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, CH4, N2O, इन गैसेस का अर्थ पर रेशो बढ़ा देते हैं तो अर्थ की लेयर बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है और यही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यह प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस के क्या होता है, अपोजिट होता है। क्योंकि हमने ह्यूमन एक्टिविटी, अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया है, ह्यूमन एक्टिविटी से इन गैसेस की मात्रा को क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जब अर्थ पर ये गैसेस बढ़ेंगी तो गैसेस में हीट को ऑब्जर्व करने की जो मात्रा है वो भी बढ़ेगी। ये और जो हीट है वो स्पेस में जानी चाहिए थी, वो वहीं पर रह गई है। ये सारा पॉइंट वही लिखा है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है कि जैसे अर्थ है, अर्थ पर मान लो कुछ गैसेस थी जो क्या होनी थी, वापस से अब्सॉर्ब हो जानी थी, वापस से चली जानी थी, लेकिन वो वहां नहीं जा पाई, वहां से टकराकर वापस आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो आई होप यहां तक के जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट में ये जो गैसेस हैं, पहले क्या होता था, जो एनवायरनमेंट था उसमें ना हमारी जो गैसेस थी वो पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मान लो ऐसा एक पॉइंट आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मान लो ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो क्या हो जाएगा, उससे हमारे यहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ जाएगी, ग्रीनरी नहीं होगी। ठीक है, तो इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हो और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाए। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट होना चाहिए दोनों के बीच में, कि ना ज्यादा हो और ना कम हो, इक्वली हो, मतलब
एक क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी से भी इसको अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये पॉइंट लिखा, सूर्य ताप क्या होता है, जैसे सूर्य से आने वाली जो किरण है वो सूर्य ताप कहलाती है। पार्थिव विकिरणें होती हैं अर्थ पर रेडिएशन का आना और वापस रात में स्पेस में चले जाना, ये पूछा जा सकता है। पार्थिव विकिरण क्या होती है, जैसे अर्थ पर क्या आई, रेडिएशन आई, लेकिन वो क्या हो गई, वापस रात में स्पेस में चली गई, तो वो क्या होती है, पार्थिव विकिरण होती है। इसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग है, CO2, H2O, नाइट्रस ऑक्साइड इन गैसों का बढ़ना, टेम्परेचर इंक्रीज होना, वापस स्पेस में नहीं जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाएंगी। इससे ही इससे क्या क्या हो रहा है, अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन बना देगा और पूछेगा इनमें से बताइए ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा नहीं है, तो इनके हमें ये पॉइंट भी पढ़ लेने हैं। जैसे या ऐसे पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हो रहा है, तो जैसे महासागरों का जल बढ़ना, तापमान का अवशोषण बढ़ना, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाना, गर्मी ज्यादा हो जाना, तो इससे ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। 1992 से ताप का मापन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है, हर साल इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि जो ये टेम्परेचर है ये कब से मापा जा रहा है, 1992 से मापा जा रहा है, और हर साल क्या देखने को मिलता है कि इसका जो ये टेम्परेचर है इसमें हर साल बढ़ोतरी ही होती जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है, मानवीय कारक जिम्मेदार है। जैसे ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी से गैसेस निकलती हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जल वाष्प, वाटर वेपर्स जिम्मेदार है इसके लिए। जैसे गंगा के जल का स्रोत गंगोत्री हिमनद जो है वो बहुत जल्दी से पिघल रहा है, और ऐसा जैसे दक्षिणी ध्रुव है उसमें जो हिमखंड था वो भी टूट कर अलग हो गया, तो ये सारे कहीं ना कहीं किसके लिए जिम्मेदार हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। 1.8 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो बढ़ेगा, तो इससे सूखा, चक्रवात जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद ग्लेशियर पिघल जाएंगे, इससे जो द्वीप है वो डूब जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो मेन जो कंट्रीज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, इसमें कौन सी कंट्रीज आती, तो यहाँ पर चाइना होगा, यूएसए और इंडिया, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो किसके लिए जिम्मेदार हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का देखने को मिलता है। ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कही जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो CO2 क्या है, आपकी प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है। इससे सबसे ज्यादा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को खतरा है, सबसे ज्यादा ये मतलब इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करते हैं। ये एनर्जी सेक्टर से ज्यादा रिलीज होती है। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वहां से रिलीज हो रही है, इंडस्ट्रीज से, हाउस होल्ड एक्टिविटीज से, इनसे जो CO2 है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, CO2 को कम करने के लिए बहुत सारे कन्वेंशन भी हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ये CO2 है इसका बढ़ना कहां से शुरू हुआ था, जैसे जब ब्रिटेन है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई, जिससे फैक्ट्रीज स्थापित की गई, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित की गई, तो वहां से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है इसने एनवायरमेंट को आज बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। यही बातें लिखी गई है। इसके बाद 1900, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पॉइंट याद रख लेना, 1970 के दशक में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। इसमें अर्थ को बचाने का प्रयास किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ है, तो ये 1972 में हुआ है। यहां तक बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ के चक्कर में ज्यादा हो गई थी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। पहले 10 कण थे CO2 को हीट में अब्सॉर्ब करते थे, आज कितने हैं, 10 है। ठीक है, 100 है, तो इसके 10 गुना ज्यादा हो गए हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो आज 1972 में क्या हुआ है, आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, कब हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, तो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि CO2 जो है उसके रिलीज को कम करने के लिए होता है। तो ये कब हुआ, 1972 में। इसमें क्या कहा गया कि अर्थ को बचाओ प्रयास शुरू किया गया। इसके बाद सेकंड जो है ये CH4 है। ठीक है, पहले मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया, एंड देन ये क्या है, CH4। ये वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है, पर इसका उत्सर्जन जो है वो हम बहुत ज्यादा कर देते हैं। ये CO2 से भी ज्यादा क्या हो जाती है, खतरनाक साबित हो रही है। तो ये वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है, पर इसका उत्सर्जन हम मानवीय एक्टिविटीज के द्वारा ज्यादा कर रहे हैं, तो ये CO2 से भी ज्यादा अवशोषित हो जाती है। पूरी तरह से जब कोई चीज नहीं जल पाती तो क्या हो जाता है, CH4 का उत्सर्जन होता है। आपने देखा होगा जैसे आप आग वगैरह जलाते तो वहां से भी CH4 का उत्सर्जन होता है। एनोर्बिक रिएक्शन होती है, CH4 का उत्सर्जन।
तो सेकंड हमने पढ़ा है CH4 के बारे में। CH4 इसका सेकंड फैक्टर है। इसके बाद जो वाटर वेपर्स हैं, H2O हैं या जल वाष्प हैं, वो इसका थर्ड फैक्टर है। यहाँ पर नमी ज्यादा बनी रहेगी वायुमंडल में, ये भी CO2 की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पर क्या रहता है, ह्यूमिडिटी सी रहती है। वाष्पीकरण जितना ज्यादा होगा, जल वाष्प क्या होगा उतना ज्यादा होगा, टेम्परेचर जो है और ज्यादा हो जाएगा। जैसे जितनी ज्यादा नमी होती जाएगी, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होता जाएगा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो थर्ड नंबर पर H2 इसका बड़ा कारक है। इसके बाद है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये यहाँ पर 6% ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद है फ्लोरिनेडल गैसेस जो होती है, ये सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होती है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलती है, मानवीय क्रियाओं से रिलीज होती है, तो ये भी वायुमंडल में रह जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद जैसे हाइड्रोकार्बन है, HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कह देते हैं हम इसे, तो ये भी इसका कारण है। HFC जो है ये क्या है, कूलेंट होता है, AC में यूज किया जाता था पहले, अग्निशामक में यूज किया जाता है। CFC और HFC को रिप्लेस करके लाया गया। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। यानी कि इसको रिप्लेस करके हम क्या ले आए, CFC ले आए, रिप्लेस किया CFC को HFC से। इसमें मतलब विस्थापित किया गया है CFC को HFC से, यानी कि HFC की जगह हम CFC ले आए। किस में लेकर आए हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लेकर आए हैं। इसको परफ्लोरिक कार्बन कहा जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी इसमें मतलब यहाँ पर इसके कारण है। कुछ अदर रीजंस है, जैसे ब्लैक कार्बन एरोसोल है, जैसे बायोमास का यूज कर रहे हैं, जैव ईंधन का यूज कर रहे हैं, तो ये ब्लैक कार्बन भी इसके लिए क्या है, यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेज को हम पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस या जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बारे में सबसे पहले जोसेफ फेरियर ने बात की थी। यहाँ पर जो औसत तापमान है वो कितना होता है, 14 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बस इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, शायद ये हमारा पेज नहीं वही वाला है ये। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव होगा, ग्लोबल वार्मिंग जो है इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जैव विविधता का ह्रास होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। इनको कम करने के लिए कौन से कन्वेंशन लाए गए थे, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना। जो पॉइंट मैं कह रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ते जाना। तो यहाँ पर 1972 में सबसे पहली बार क्या होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। ये क्या था, पर्यावरण सम्मेलन था। यहाँ पर CO2 को कम करने की बात कही गई थी। तो 1972 में स्टॉकहोम एक्सचेंज होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है जो पर्यावरण सम्मेलन था, इसमें CO2 को कम करने की बात कही गई। ये कब होता है, 1972 में। इसके बाद 1987 में होता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, यहाँ पर ओजोन लेयर को बचाने की बात कही गई थी। तो 1987 में क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। इसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ सम्मेलन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका, ये भी याद रखना है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारे याद रखने हैं। क्योटो प्रोटोकॉल से ही कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी। इसके बाद 2015 में COP21 पेरिस सम्मेलन होता है। ये औद्योगिक क्रांति से पहले जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इसमें ये सारी बातें कही गई थी। इसके बाद 2018 में COP24 हुआ पोलैंड में। तो आज की क्लास में ना हम इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे ओजोन के बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके लिए मैंने आपको 2 रीजन बताए थे। एक तो सन की जो हीट है वो इतनी ज्यादा है कि अर्थ पर आती है लेकिन वो वापस नहीं जा पाती है, तो उनके वापस ना जाने की वजह से वो टकरा कर क्या होती है, वापस अर्थ पर लौट आती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सेकेंड फैक्टर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके लिए मेन रीजन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हम बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने की वजह से पहले से ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जब हम उसे रिलीज करते हैं तो एनवायरनमेंट में और ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर अभी हमने ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या नहीं हो पा रही, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, यानी कि वायुमंडल में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये इसके लिए जो CO2 है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी काम करती है, उसमें भी काम करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी इसके लिए जिम्मेदार है।
यहाँ पर कुछ एनवायरमेंट में कुछ मात्रा में जो गैसेस हैं जो क्या करती हैं, इनका जब रेशो बढ़ जाता है हमारे एनवायरमेंट में, तो ये हमारी जो लेयर है अर्थ की वो गर्म होने लगती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम कुछ फैक्टर मैंने आपको बताए थे, कुछ कारण बताए थे जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। एनवायरमेंट में कुछ गैसेज है, इसके बाद मैंने बताया था जो सन से जो रेज जाती है उनका नाम अवरक्त किरणें हैं। सूर्य ताप मैंने आपको बताया, सूर्य से आने वाली जो किरणें वो सूर्य ताप होती है। पार्थिव किरण वो होती हैं जो अर्थ पर रेडिएशंस आती हैं और रात में वापस चली जाती है, उनको पार्थिव किरण कहते हैं। फिर मैंने इसके कारण बताए, फिर मैंने आपको बताया 1992 में सबसे पहली बार इसको मेजर किया गया था, और इसके बाद से जो टेम्परेचर है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही है। मतलब हर साल जो है इसमें जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होता जा रहा है। इसके साथ साथ ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज में आता है, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके साथ साथ 1972 में हुआ, ये 70 का दशक लिखा है मैंने, ईयर 72 आएगा। ठीक है, तो 72 में स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, जिसमें अर्थ को बचाने के लिए बात कही गई, CO2 के एब्जॉर्प्शन को कम करने की बात कही गई। इसके बाद मैंने 1987 में आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ाया है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिलेटेड है। इसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर कुछ ईयर्स मैंने आपको बताए थे, एक बार मैं देख लेती हूँ कहां पर है हम। ठीक है, तो 1987 के बाद 1992 पढ़ा था जिसमें रियो डी जेनेरियो के बारे में बताया जहां पर अर्थ सम्मेलन हुआ था। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया जहां से कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई। फिर 2015 में हमने पढ़ा है कोप सम्मेलन, COP 21, इसके साथ साथ COP 24। ठीक है, COP 21 जो है वो पेरिस सम्मेलन है, COP 24 जो है पोलैंड में होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे आपके EVS से रिलेटेड है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। इनमें से देखना आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ये चाहे आप CTET का भी एग्जाम देंगे ना, उसमें भी आपके लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ साथ HTET के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके बाद मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ओजोन के बाद मैं इसके सारे रीजंस बताऊंगी, इसके लिए कौन से कन्वेंशन हुए। एसिड रेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैंने ऐसे चैप्टर लिखे हैं। फिर इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज वाले में आपसे पूछा जा सकता है, रिन्यूएबल, परंपरागत, गैर परंपरागत, ये सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसके साथ साथ फ्यूल्स क्या होते हैं, अलग अलग सबके बारे में लिखा हुआ है। कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने 2 बार अलग अलग नोट से लिए हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये क्लास जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसमें से आपको जरूर से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं और जल्दी हम इन क्लासेस को कंप्लीट भी कर देंगे। आपके एग्जाम से पहले पहले ये क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।